मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हम दिल्ली में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे। दिल्ली जो कि बुरी तरह सर्दी से ठिठुर रही है, दिल्ली जहाँ पे की कुहासे और धुंध ने जो है अपने आगोश में ले रखा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन इन सब कुहासों के बीच में राजनीतिक पारा जो है गर्म होने लगा है और जो सियासत की कुहासा जो है वो छटने लगा है। एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी जिसने कि 2015 में अपने वोट शिफ्ट करा के एक बहुत बड़ा आत्मघात किया था और आम आदमी पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया था, वो दिल्ली अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने वो आप पार्टी में शिफ्ट हुए वोटों को कैसे लिया है। लेकिन कांग्रेस ने भी कमर कस ली है इस बार आपसे दो हाथ करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरह से घेराबंदी करने की शुरुआत कर दी है। और उनके जो टॉप 3 जो खिलाड़ी हैं, बैट्समैन हैं, अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया, इन तीनों की घेराबंदी के लिए जबरदस्त कैंडिडेट उतार दिए। नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के लिए संदीप दीक्षित तो सबसे पहले चुनौती बन ही रहे थे कांग्रेस की टिकट से। अब साहब सिंह वर्मा जो कि पूर्व भाजपा के नेता थे, उनके बेटे प्रवेश शर्मा को भी बीजेपी ने उतार दिया है। इसी तरह आतिशी के सामने जहां कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा है कालका सीट से, तो रमेश भिदुड़ी पूर्व सांसद को जो है वो 3 बार के विधायक भी रहे भिदुड़ी, उनको उतारा है। और मनीष सिसोदिया के सामने जो है अरविंदर सिंह मरवाहा जो है उनको उतारा है। कुल मिला के कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जो है बुरी तरह से घेरा कसना शुरू कर दिया है और केजरीवाल जो है पहली बार तिल मिलाते दिख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलके जो है आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी इतना कच्चा नहीं समझा जाए उसको, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो काम किए, करप्शन किए, वो तो चार्जेस उनके पास हैं। झूठ बोलने के लिए भी केजरीवाल के ऊपर तोहमतें लगती हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से घोषणाओं की पिटारे खोले हैं आचार संहिता लगने के पहले, उससे साफ लगता है कि आप जो है दौड़ से बाहर नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक समस्या है कि उनके पास में कोई बहुत बड़ा चेहरा जैसे पहले उनके पास में हुआ करते थे, वो नहीं है, वो एक समस्या है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने अच्छी तरह से कमर कसी और मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और कांग्रेस भी इस बार जो है लगता है पूरी संजीदगी और शिद्दत के साथ में लड़ाई लड़ेगी। लेकिन बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज में फायदा हो सकता है कि अगर कांग्रेस और भाजपा के जो वोट कटते हैं तो ही जो है एक फायदा की स्थिति बीजेपी को मिल सकती है। क्योंकि दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को बिल्कुल पूरी बहुमत से जिताती आ रही है, लेकिन जब विधानसभा की बात आती तो 14 के चुनाव को छोड़ दें तो 15 और 16, 15 और 20 में ये जो है उन्होंने केजरीवाल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अब सवाल ये है कि केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, एक सबसे बड़ा सवाल है। वो तो पहले आप पार्टी बहुमत में आती है कि नहीं आती। आतिशी तो अभी भी केजरीवाल के चेहरे को सामने रख के चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिन टर्म्स कंडीशन से उनकी जेल से बेल हुई थी वो कंडीशंस तो आज भी प्रिवेल कर रही हैं। तो उनके रहते केजरीवाल की कैसे वापसी हो पाएगी? वो जनता के जनादेश के नाम पर जो है इस तरह से कर पाएंगे? तो अब देखने वाली बातें हैं, समय आएगा। लेकिन अभी तो शुरुआत हो गई और बिगुल बजा दिया है तीनों ही पार्टियों ने। अब आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस पूरी ताकत लगा के अपने वोट वापस, अपना वोट बैंक जो है वापस लेने की कोशिश करेगी। और बीजेपी जो है अपने जो लोकसभा की जो परफॉर्मेंस वो है उसको दोहराते हुए बीजेपी को आपको पटकनी देने के लिए तैयार है। तो मित्रों अभी फिलहाल इतना ही। और चूंकि अभी सूचियां पूरी आई नहीं, 29 लोगों की बीजेपी की सूची आई है, लेकिन धीरे धीरे नाम खुलते जा रहे हैं। और जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है आचार संहिता
चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है, उसके बाद जो है फिर सियासत और क्या और करवट लेती है, हम आपको इसको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हम आपसे फिर एक बार मुखातिब हैं दिल्ली में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली में यूं तो विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 25 फरवरी को खत्म हो रहा है, यानी कि चुनाव आयोग को हर हालत में 25 फरवरी के पहले चुनाव कराना है। लोग ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, कि महाराष्ट्र की तरह बीजेपी इन चुनावों को कार्यक्रम को घोषित करने में, आचार संहिता लागू करने में देर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि अब बहुत हुआ केजरीवाल, अब तो जो है डबल इंजन की सरकार है। और उस मुहिम में, उस नैरेटिव को बनाने में मोदी और अमित शाह जो सबसे बड़े स्टालवर्ट हैं बीजेपी के आज की तरफ, वो कूद पड़े हैं। आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी आज ये कहने लगे कि कांग्रेस और भाजपा मिल गई और वो मिलके जो है आपको हराना चाहेगी। वो केजरीवाल ये बात कह रहे हैं जिन्होंने कभी कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना कांग्रेस से गठबंधन करूंगा ना भाजपा से गठबंधन करूंगा। लेकिन उन्होंने अपनी जो पहली सरकार बनाई 2013 में, वो कांग्रेस की बैसाखियों पर खड़े होकर बनाई। बाद में उन्होंने बहुत चतुराई पूर्वक राष्ट्रपति शासनकाल के दौरान कांग्रेस के पैरों के तले की जमीन खिसका दी, क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर था वो इस बात पे नाराज होगा कि जिस केजरीवाल ने अन्ना हजारे जैसे पवित्र व्यक्ति के नाम को आगे करके ये चुनावी राजनीति, जन आंदोलन को चुनावी राजनीति का जरिया बना दिया, जिससे अन्ना हजारे काफी नाराज हुए थे। अगर आप पार्टी से आप जुड़ते हैं तो फिर हम उसी को वोट देते हैं, और वो कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हो गया। और 15 साल की जो शीला दीक्षित सरकार की जो पुरनाई थी, जो दिल्ली के विकास की शिल्पकार थी, वो सब धरी की धरी रह गई। आज स्थिति ये है, हालात पलट रहे हैं। कहने को तो कहा जाए कि 2020 में आम आदमी पार्टी 53% वोटों के साथ में आई, मैदान में जीती थी। और भले ही 8 सीटें जीती हो भाजपा ने, लेकिन 38 सीट थी और 15% वोट का अंतर था। और कांग्रेस 4.25% वोट पे आकर खड़ी हुई थी। लेकिन अब हालात थोड़े से जुदा लग रहे हैं, और उसी हालात जुदा लगने में जो मोदी ने और अमित शाह ने नैरेटिव बनाया है, अब वही केजरीवाल ये कहने लगे कि कांग्रेस जो है कि प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही, फाइनेंस कर रही, पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रही है। तो ये अपने आप में ये डर दिखाता है कि केजरीवाल को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सीटों की संख्या 50 के नीचे आ जाए, 40 के नीचे आ जाए, 36 के नीचे आ जाए। और ऐसा आ जाता है तो जो 2013 में बीजेपी के साथ किया था, कि बीजेपी ने 31 सीट जीती थी और आप पार्टी 28 सीट जीती थी, लेकिन कांग्रेस की 7-8 सीटें जो मिली थी उसके सपोर्ट से उन्होंने 40 दिन अपनी सरकार चलाई। और बाद में फिर कहा कि हम जो है कांग्रेस के साथ में नहीं जुड़ेंगे। फिर इस लोकसभा चुनाव में कहा कि हम कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे तो दिल्ली में बीजेपी साफ हो जाएगी, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन जो है दिल्ली में फिर बीजेपी सातों साथ लोकसभा सीट जीत गई। अब मोदी उस केजरीवाल के जो पलटते हुए बयान है, या उनका जो उनके गिरगिटी चरित्र को जो है जनता के सामने रखना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि इनकी जबान बोलती कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। इन्होंने जो है जब अपना अभियान शुरू किया तो एक मफलर बांधे हुए केजरीवाल थे, जो दीनहीन दिखते थे, जो एक वैगन आर कार में चलते थे। उन्होंने कहा था हम बड़ी कार नहीं लेंगे,
आज वो बड़ी बड़ी कार में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कोई हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, आज वो 30 करोड़ के बंगले में बैठे हुए हैं, इसमें करोड़ों रुपए के टॉयलेट, पर्दे, कालीन और सारी चीजें जिसको लेकर की बीजेपी और 67 AC उसका भी मुद्दा उठा रही है और उनके उस घर को शीश महल करार दे रही है। तो जाहिर है कि केजरीवाल जहां से चले थे वहां से अब आके कहां पहुंच गए हैं, इसका एहसास तो दिल्ली की जनता भी कर रही है। उन्होंने निश्चित रूप से मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा काम किया, 30-40% सरकारी स्कूलों को भी उन्होंने अच्छी मॉडल स्कूल का दर्जा दिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उन्होंने मुफ्त फ्री बिजली पानी वाला जो कल्चर शुरू किया और जो मुफ्त के कल्चर आज पूरे देश में चल रहा है, लेकिन आज वही केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये देने का काम नहीं कर पाए, क्योंकि दिल्ली के जो सरकारी तंत्र है, LG है, उन्होंने दिल्ली के वित्तीय संकट का हवाला देते हुए इसको किस्त को जारी नहीं होने दिया। तो जबकि बीजेपी ने, आप पार्टी ने ये कहा था कि हम 1000 अभी देंगे, चुनाव के बाद 2100 देंगे। लेकिन वो चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली की सरकार घाटे में उतर रही है। दिल्ली वो राज्य था जिसमें कि जबरदस्त रेवेन्यू जो है GST, वैट और सारी चीजों के मामले में आता है। मित्रों, मैं अभी दिल्ली गया था तो हमारे एक मित्र को रसपान करना था, जलपान करना था, तो हमने एक दो दुकानें वहां तलाशी। मैं देख के भौचक्क रह गया कि वहां पर एक भी ऐसी शराब की बोतल नहीं थी जो कि प्रचलित ब्रांड की हो। उसी से समझ में आ जाता है कि वहां पर जो शराब घोटाले के जरिए जो घटिया शराब बेची जा रही है, वो हर व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि यहाँ ये क्या चल रहा है। बड़ी मुश्किल से हमारे मित्र के लिए एक ऐसा जो एक ब्रांडेड शराब मिल पाई। तो शराब घोटाले को लेके जो आरोप लगे या शराब घोटाले को लेके जो केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जेल गए या सत्येंद्र जैन के साथ में हुआ, तो वो दिल्ली की जनता को लगता कि ये विंडिक्टिव नेचर नहीं था केंद्र सरकार का। अब आप दोष भले ही कितने ही लड़े कि इसको सरकार की मंजूरी थी, LG ने मंजूरी दी थी, लेकिन किसी को क्या पता, जो अगर नहीं पीता हुआ उसको क्या पता कि आप किससे क्या समझौता करके क्या परोसने जा रहे हैं। उसकी पर्दे तो बाद में खुली जब हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से सारी चीजें ED को मिली, तो घोटाले की पर्दे खुली। अब वो घोटाला 100 करोड़ का हो चाहे 1000 करोड़ का हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन घोटाला हुआ है। और इसी कारण से केजरीवाल जेल में काफी लंबे समय तक रहे और जब जेल से छूटे तो उनके साथ में कई शर्तें लगी हुई कि वो जो है मुख्यमंत्री पद का पदभार नहीं संभाल सकते। तो उन्होंने जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ने की वो नैतिकता नहीं दिखाई जो हेमंत सोरेन ने झारखंड में दिखाई थी कि जेल जाने के पहले उन्होंने जाके बाकायदा इस्तीफा दिया। उन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ में ये शर्त नहीं थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, ना मुख्यमंत्री बनने दिया। वो आतिशी मार्लेनो सिंह को लेकर आए, वो जो कि वामपंथी पृष्ठभूमि से आती हैं, जो कि एक NGO चलाती थी भोपाल के पास। उन्होंने जो हर्राखेड़ा गांव में बहुत बड़ा एक जमीन खरीदी थी, मकीन हवेली बनाई थी, इसको दिल्ली हवेली के रूप में माना जाता था। उन अतिशी को किया और वो अतिशी जो है मुख्यमंत्री की बाकायदा शपथ लेने के बावजूद आज केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। यानी कि एक नारी को कि केजरीवाल को ये कहना चाहिए था कि हमने नारी सशक्तिकरण के नाम पर आतिशी सिंह को किया है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि हम जनादेश प्राप्त करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो यहाँ केजरीवाल का लालच जो है एक बार फिर जनता के लिए चुभ रहा है। ये सवाल जो है ना, बहुत सारी चीजें हैं। और दिल्ली का जो विकास शीला दीक्षित ने किया या जो मेट्रो का डेवलपमेंट उनके समय शुरू हुआ था और जिसको कि UPA सरकार से होते हुए मोदी सरकार ने
बढ़ा के एक नए आयाम तक पहुंचा दिया कि आज अगर इतनी मेट्रो नहीं होती, इतनी 1000 किलोमीटर लंबी, तो दिल्ली की क्या स्थिति होती है प्रदूषण की, आप जान सकते हैं। क्योंकि आज ही क्या हालत है मेट्रो होने के बावजूद, जिनमें कि लोग लाखों लोग चलते हैं। लेकिन आज केजरीवाल आज थोड़े डिफेंसिव मोड में दिखे। रोहिणी में जो मोदी ने जो मेट्रो का उद्घाटन किया, तो उन्होंने कहा कि ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, और देखिए हम लोग किस तरह से सारी चीजें, सारे मलाल जेल में रहने की और सारी जिल्लत जलालत झेलने के बावजूद भी जो है हमने प्रधानमंत्री का साथ दिया। तो कांग्रेस ये कहते हैं कि मोदी जो है, मोदी की बी टीम केजरीवाल है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मोदी की बी टीम बन गई है, बीजेपी की बी टीम बन गई है। कांग्रेस की छटपटाहट इस बात को लेकर है कि उसने जो है 11 साल 15 साल पहले, 10 साल पहले जो अपना वोट खोया है, वोट बैंक खोया है, उसको पाने की, वापस पाने की अकुलाहट उसमें। बीजेपी को लगता है कि जितना वोट बैंक कांग्रेस के पास खींचेगा उतना ही केजरीवाल को घाटा होगा और उतना ही भाजपा को फायदा होगा। हो सकता है कि भाजपा 2013 की स्थिति के आसपास फिर पहुंच जाए और केजरीवाल लुढ़क के 30 के आसपास आ जाए। लेकिन आगे क्या होगा, किस तरह के हालात करवट लेंगे, ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है दो चीजों की, जो कि आप और कांग्रेस के बीच में दो लोग झूल रहे हैं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा मुस्लिम आबादी वर्ग, इनमें की कई बांग्लादेशी, घुसपैठी और रोहिंग्यास भी हैं, जो आम आदमी पार्टी के साथ इंटैक्ट हो गया। लेकिन अगर वो जाएगा तो कांग्रेस के साथ इंटैक्ट जाएगा या बीजेपी के साथ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम हमेशा स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं। दूसरी समस्या ये है कि आतिशी मार्लेना सिंह के चलते जो वामपंथियों का एक बड़ा समूह, प्रभावशाली समूह है दिल्ली में, जो कि कांग्रेस के साथ इस समय और राहुल गांधी के कंधों पे सवार है, वो राहुल गांधी की लाज बचाने के लिए रहेगा या आतिशी मार्लेना सिंह के साथ, उनके जो पिता और उनकी माँ जो जिस तरह से वामपंथी पृष्ठभूमि से रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके साथ रहेंगे। तो चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं और बीजेपी लगातार ये नैरेटिव बना रही है कि इस बार हम केजरीवाल को पटकनी दे सकते हैं। और केजरीवाल जिस तरह से हर रोज बीजेपी के आरोपों के बारे में अपनी कैफियत दे रहे हैं, उसमें से कुछ गली उतरती है, कुछ नहीं उतरती है। तो हालात मतलब साफ है कि वो 68 और 62 वाली सीटें जो उन्होंने ली थी पिछले 2 चुनावों में, वो हालात तो नजर नहीं आ रहा और चुनाव का मुकाबला दिन ब दिन कशमकश पूर्ण होता जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बार कमर कस ली है। संदीप दीक्षित को अगर केजरीवाल के सामने उतारा है तो निश्चित रूप से इसमें समझ में आता है कि कांग्रेस गंभीर है। अगर उन्होंने आतिशी के खिलाफ अलका लाभा को उतारा है तो मान लीजिए गंभीर है। अगर उन्होंने सोमनाथ भारती के खिलाफ मालवीय नगर से जो है जितेंद्र नागर को उतारा है तो आप समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। अगर उन्होंने घेराबंदी की है कांग्रेस भाजपा ने मनीष सिसोदिया जी की, जो कि पटपड़गंज से जंगपुरा पहुंचे, तो आप समझिए कि मामला गंभीर है। अब इन सब चीजों के बीच में जो मुफ्तखोरी के वोट के चक्कर में जो आप पार्टी के साथ जुड़ा हुआ वोट बैंक है, वो कितना उनके साथ बना रहता है और कितना टिकता है। मित्रों, मुकाबला चलता रहेगा, चीजें आती रहेगी, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर अगली बार मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज विषय फिर दिल्ली से उठा है, एक बवाल उठा है, एक बड़ा हंगामा उठा है और उस हंगामा को खड़ा करने वाले कालका जी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी हैं। बिधूड़ी ने एक एक नहीं, एक साथ 2-2 महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के लेकर टिप्पणी की, जिसके कारण आतिशी रो पड़ी। उनके पिता का नाम लेके मार लेने से सिंह कैसे हो गई। फिर उन्होंने एक टिप्पणी की प्रियंका गांधी के ऊपर कि वो दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी की गालों की तरह चिकना बना देंगे, गालों की तरह बना देंगे। तो सवाल अब गेंद मोदी के पाले में है, गेंद जो है अमित शाह के पाले में, गेंद जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के हाथों में। क्या वे तत्काल प्रभाव से रमेश बिधूड़ी की जो प्रत्याशी उम्मीदवारी है उसको वापस करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो उसका क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। वो जिस तरह से मौन अभी तक बीजेपी के नेताओं ने साध रखा है, वो मौन डरा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कि जो तटस्थ रहेंगे समय लिखेगा उनका भी इतिहास। और आप देख चुके हैं बीजेपी को भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब लोकसभा चुनाव में 370 और 400 की बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के एक बेहद विवादित बयान के चक्कर में विपक्ष के ट्रैप में फंस गई और वो नीचे गिरकर 240 पर आ गई। लल्लू सिंह ने क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो संविधान खत्म कर देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि ये पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं था। लेकिन पार्टी इसका तो खंडन करती रही, लेकिन उसने लल्लू सिंह को हटाने की हिम्मत नहीं की। तो राम राजा की नगरी अयोध्या की लोकसभा सीट से राम की प्रजा ने लल्लू सिंह को हरा दिया और आज समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वहां से जीते हैं, उनको लाल टोपी लगाए हुए अखिलेश यादव, जिनका कि रामचंद्र जी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, ना उनकी ना उनके पिताजी की, और जो कुछ भी अयोध्या आंदोलन के दौरान हुआ था वो सबने देखा था। लेकिन ये टिप्पणी तात्कालिक थी और उसका असर पूरा यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हुआ और बीजेपी और मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा 240 सीटों पर। लेकिन बीजेपी हिम्मत नहीं कर पाई लल्लू सिंह का टिकट काटने की। इसी तरह ब्रजभूषण सिंह का टिकट तो काट दिया, लेकिन उनके बेटे को दे दिया। वो ब्रजभूषण सिंह जिनने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहते हुए बबीता फोगाट जैसी अंतरराष्ट्रीय पहलवान की बेइज्जती की सरेआम, उनको आंदोलन करने को मजबूर किया। वो जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ बैठे रहे अंतरराष्ट्रीय पहलवान, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रही। वो बबीता फोगाट आज हरियाणा विधानसभा में बैठी हुई है और ब्रजभूषण सिंह एक तरफ अपना बैठे हैं, लेकिन उनके बेटे को सांसद बना दिया। सवाल यह है, पुरातन काल से, पौराणिक काल से हम देखते आए हैं, इन्हीं भगवान की, जिनकी भगवान राम की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उन्हीं भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का जो रावण जैसे विलक्षण बुद्धि वाले विद्वान राक्षस कहना चाहिए इसको, उन्होंने अपहरण किया उनको अपमानित किया। तो रावण को मृत्यु का वरण करना पड़ा। द्रौपदी के कारण कौरव युद्ध हुआ पांडवों के साथ और सारे कौरव मारे गए। कहने का मतलब यह है कि नारी का अपमान करके, और खासतौर से आज जब नारी सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, बातें जो है बचने वाली नहीं है। और बीजेपी को अगर ये बताना है कि वो नारी के प्रति इतना सम्मान रखती है और महिला सम्मान निधि सारे राज्यों में घोषित कर करके चुनाव जीत रही है, और दो नारियों का एक साथ चुनाव करके, वो रमेश बिधूड़ी जैसे, हम क्या कहना चाहिए उसको, विदूषक कहें या खलनायक जैसा उनका चेहरा जो दिखता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, उससे सिर्फ माफी मंगवा के चीजों शांत कर रही। पूरी दिल्ली में इसका असर पड़ेगा और जिस तरह लोकसभा में हश्र हुआ बीजेपी का, वही हश्र जो है दिल्ली में देखने को मिल सकता है। तो अभी भी वक्त है मोदी के लिए, शाह के लिए, नड्डा जी के लिए
कि वो जो है तत्काल प्रभाव से रमेश बिदूड़ी को कालकाजी से प्रत्याशी पद से हटाकर किसी और को घोषित करें, क्योंकि अभी कोई प्रत्याशी, अभी चुनाव की आचार संहिता भी लागू नहीं हुई है, कोई नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। लेकिन अगर बीजेपी नारी सम्मान के प्रति कोई संदेश देना चाहती तो उसको जो है तत्काल प्रभाव से कोई निर्णय करना पड़ेगा। बात बहुत गंभीर है। आतिशी ने अपने पिता, वयोवृद्ध पिता को लेकर किए गए अपमान को लेकर जो आंसू बहाए हैं, या प्रियंका गांधी जिस तरह से अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है, ये भारतीय जनता पर बहुत भारी पड़ने वाला है अगर विधूड़ी को चुनाव मैदान से नहीं हटाया जाता। विधूड़ी आज नहीं, पहले भी बहुत विवादित बयान दे रखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो नारी के सम्मान की बात करती है, उसको तो कम से कम इस मामले में और पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए तत्काल कोई निर्णय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विवादित बयान के लिए भारतीय जनता पार्टी ही हो रही है। आपको पता होगा मंदसौर की सांसद रही मीनाक्षी नटराजन के लिए दिग्विजय सिंह ने टंचमाल बोला था, जो 100% टंचमाल है। दिग्विजय सिंह ने साध्वी प्रज्ञा को अपमानित, प्रताड़ित कराया हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़कर। और आपको याद है पिछले लोकसभा चुनाव में, पिछला मतलब 2019 के चुनाव में, जिस तरह से दिग्विजय सिंह को करारी हार झेलना पड़ी प्रज्ञा सिंह के हाथों, वो भी एक सबक है। यूं तो हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़क बना देने वाली बात करने वाले लालू यादव जैसे नेता भी हैं जिन्हें की मस्खरे की श्रेणी में रखा जाता है। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो हजारीलाल रघुवंशी जैसे नेता, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि हम मध्य प्रदेश की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसा बना देंगे। तब बाद में विपक्ष ने, बीजेपी ने उन्हें घेरा था कि आपने हेमा मालिनी के गाल की बात करी थी, आपने तो मध्य प्रदेश की सड़कों को ओमपुरी के गाल जैसा बना दिया, यानी कि उनके जो गालों में जो चेचक के दाग जो रह गए थे। हालांकि वो उनके लिए एक बड़ा यूएसपी बनकर सामने आया और वो बहुत मजे हुए कलाकार साबित हुए। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां उस दौर में चल गई, धक गई। लोगों ने हजारीलाल रघुवंशी और लालू यादव जैसे नेताओं को मस्खरा साबित करके उनको इग्नोर किया। लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर आपने विधूड़ी जैसे नेता से इस तरह के बयानों के बाद, क्योंकि प्रियंका गांधी निश्चित रूप से एक सुंदर महिला है, लेकिन आप सड़कों की तुलना उनके गालों से करेंगे। आतिशी को आतिशी मार्लिनो से सिंह को इस तरह की टिप्पणी करेंगे, ये बहुत असहनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जब उदाहरण है अयोध्या का, आपकी उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें बहुत जबरदस्त तरीके से घटने का और समाजवादी पार्टी के नीचे चले जाने का, आपका 181 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा के चुनाव में हारने का जैसे अनुभव आपके सामने है, तो मुझे लगता है कि आपको इनको अनदेखी नहीं करना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ना केवल पार्टी से टिकट, बल्कि अगर पार्टी से बाहर का रास्ता भी इनको दिखा दिया जाता है तो वो एक नजीर बन जाएगा। और आगे से कोई नेता किसी महिला नेत्री के बारे में, किसी नारी के बारे में, किसी फिल्मी हीरोइन के बारे में अनर्गल प्रलाप और उनको अपमानजनक टिप्पणियां करने से बचेंगे। मुझे उम्मीद है कि मोदी बहुत संवेदनशील नेता है, अमित शाह बहुत सख्त नेता है और नड्डा अच्छी समझ रखते हैं, देश की नब्ज पर हाथ रख के चलने वाले नेता हैं। रमेश बिधूड़ी पर तुरंत एक्शन लेंगे, वरना लल्लू सिंह जैसी हार के बाद, जो अयोध्या को रामलला की प्रतिष्ठा के बाद, जो अयोध्या में हार के बाद बीजेपी अपना मुंह छिपाती फिरती है, मलाल पाल के चलती है, वो स्थिति दिल्ली में जो आपके खिलाफ जो एक नैरेटिव बन रहा है उसको टूटने में देर नहीं लगेगी।
मित्रों, आज के अंक में इतना ही। मेरे पास उदाहरण बहुत हैं। कांग्रेस के एक नेता ने ब्रह्मा से विष्णु तक जो है विस्की और रम, राम से रम और ऐसी बातें भी करी थी, लेकिन वो एक दौर अलग था, कांग्रेस का दौर था, लोग उसको इग्नोर कर देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों की बात करके आगे बढ़ी है, जिसने कि नारी को यत्र नारी पूजन्ते तत्र वंदे देवता वाली जो बात करने वाली पार्टी, उनको नारी के सम्मान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और दिल्ली में अगर वो आपको खिलाफ अपनी संभावनाओं को जीवित रखना है तो कदम उठाना पड़ेगा। अब बाकी सब ये मोदी के ऊपर है, शाह के ऊपर है और नड्डा के ऊपर है। हम तो मित्र, जो बुरा लगा सामने कहा, आपको ये अंक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये बात दिल्ली के कानों तक, दिल्ली के उच्च शासकों के कानों तक पहुंचे और वो कोई फैसला करे। धन्यवाद। लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। मित्रों नमस्कार। तो फिर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सरोठिया। आज हमारा विषय है दिल्ली राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव तो अक्सर सभी राज्यों में होते हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 1998 में प्याज से लेकर शुरू हुआ मुद्दा पानी तक जा पहुंचा है। तो पानी भी वो नहीं, केजरीवाल के मुताबिक माने तो जहरीला पानी। अब सवाल ये है कि केजरीवाल इस पानी के मुद्दे को लेकर क्या अपने बुने हुए जाल में खुद फंस गए हैं क्या? वो पानी, यमुना के उस पानी को जिसको कि वो कहते थे कि मैं 5 साल में इतना साफ कर दूंगा कि उसमें मैं खुद डुबकी लगा सकता हूँ, वो केजरीवाल जो कहते थे कि हम इस यमुना के पानी को पीने लायक बना देंगे, आज वो केजरीवाल और उनकी मुख्यमंत्री आतिशी 2 बार में अलग अलग बातें कह रही हैं। उनका कहना है कि हमारे जो फिल्टर प्लांट है वो 1 पीएमपी पर मिलियन 1 पीएम पर मिलियन यूनिट जो है पानी को इस तरह तक लाने में सक्षम है, जबकि नेशनल हेल्थ एकेडमी का ने माना है कि 0.5 पीएमपी का पानी जो है वही पीने योग्य है। यानी कि केजरीवाल जो लोगों को, दिल्ली की जनता को यमुना के पानी से को पीने लायक बनाने और डुबकी लायक बनाने वाले दावा करने वाले केजरीवाल, वो उसको 0.5 एमपीएम तक मिलियन पर यूनिट तक लाने में कामयाब नहीं हो सके। वो केजरीवाल आज कह रहे हैं कि वो जहरीला पानी हरियाणा सरकार दे रही है, भाजपा की सरकार। माने भाजपा की हरियाणा की सरकार जो है वो दिल्ली की जनता को मारने की साजिश कर रही है। ये बहुत ही विचित्र और नागवार गुजरने वाली बात है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उनसे 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। उन्होंने 14 पन्ने का जवाब जो दिया है उसके एवज में उन्होंने 5 सवाल पूछे। क्या आपने किससे जांच कराई? आपने दिल्ली जल संयंत्र बोर्ड के जो जन अधिकारियों का नाम या अधिकारियों का जिक्र करके आपने जिनके हवाले से कहा है कि ये जहरीला पानी है, तो एक कल्पना करिए एक बात को कि इतने पानी को कोई कैसे जहरीला कर सकता है। तो वो पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन कि आपने कौन सा जहरीला तत्व पाया, क्या नहीं पाया, जबकि
यमुना और गंगोत्री या पहाड़ों से आने वाले पानी में जो खनिज होते हैं उनके साथ में रेडिएशन वाले तत्व भी पाए जाते हैं और नेचुरली आते हैं, और उसको साफ करने वाले जो संयंत्र हैं उनमें उसकी व्यवस्था होना चाहिए। तो आप 5 साल में डुबकी लगाने वाला पानी तो यमुना को कर नहीं पाए, वो तो गटर बन चुकी है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली के पहले ही जब उस पानी को आप यमुना का उपयोग में लाते हैं तो उसको भी आप जो है नेशनल हेल्थ एकेडमी के मानक लायक अमोनिया युक्त जो पानी है उसको नहीं बना पाया। ये तो शहर कि यमुना और गंगोत्री से निकलती हुई पानी जो है ये सर्वविदित सत्य है कि ऋषिकेश तक जो है गंगा से गंगोत्री से निकला हुआ पानी, यमुना से निकला हुआ पानी पहाड़ से नीचे जब उतरता है तो आसपास लगे हुए बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, इनका जो प्रदूषित जल है, एफ्लुएंट है, जब वो मिलता है तो उसको प्रदूषित करता है। तो आपके जो जल संयंत्र बोर्ड हैं उनमें ये व्यवस्था आप क्यों नहीं कर पाए कि उसको पीने लायक बना पाए? आज सारे लोग बढ़ चढ़ के दावे कर रहे हैं कि ये पानी जहरीला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री उस पानी का आचमन करके बता रहे हैं कि ये जो है पीने लायक है, जबकि पीने लायक तो तब बनता जब वो जल संयंत्र बोर्ड में आता है। तो ये झूठ और पाखंड जो परोसा जा रहा है, चाहे केजरीवाल की तरफ से हो चाहे दूसरी पार्टी की तरफ, हमें सबको पता है कि सारे नेता, सारे अफसर मिनरल वाटर की बोतलें रख के अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं। वो तो यमुना का जो पानी है वो खासतौर से उत्तरी दिल्ली हिस्से में परोसा जाता है, और केवल यमुना का पानी ही दिल्ली को के पेट की प्यास नहीं बुझाता है। दिल्ली में 129 करोड़ गैलन पानी की प्रतिदिन की जरूरत है, जबकि आज 96 करोड़ 129 करोड़ मिलियन गैलन की जरूरत है, और आज वो दिल्ली जो है केवल 96 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति कर पा रहा है। और वो आपूर्ति केवल हरियाणा की से होकर गुजरने वाली यमुना ही नहीं करती, वो तो केवल 39 करोड़ गैलन पानी की व्यवस्था करती है। 25 करोड़ गैलन पानी जो है वो गंगा नदी से आता है। उसके बाद में जो है भाखड़ा नंगल में जो रावी व्यास का पानी आता है वो भी 22 करोड़ गैलन पानी जो है उसकी सप्लाई करता है। यूपी से भी पानी आता है। 9 करोड़ गैलन पानी दिल्ली सरकार खुद अपने भूगर्भीय जल स्रोतों, कुओं, नलकूपों के जरिए जुटाती है। इसके बाद भी 129 करोड़ की पूर्ति नहीं होती। तो जो केजरीवाल बढ़ चढ़कर दावा करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, वो पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? वो पानी में यमुना में डुबकी लगाने के दावे को पूरा क्यों नहीं कर पाया? इन बातों से आप ध्यान हटाने के लिए आप सारा मामला हरियाणा के ऊपर जड़ रहे हैं। जब तक दिल्ली में आपकी भगवंत सिंह मान की सरकार नहीं थी तो आप दिल्ली में प्रदूषण के लिए, पराली के लिए पंजाब के किसानों को दोष देते थे, लेकिन जब से आपकी सरकार वहां बनी आपने पंजाब को वहां से डिलीट कर दिया। अब आप दूसरे कारण गिनाने लगे। तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वाली जो कहावत है वो केजरीवाल कब तक करके दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाएंगे? आज दिल्ली में कांग्रेस से लेकर मोदी ने जिस तरह से पलटवार केजरीवाल को की है, उनका आत्मविश्वास हिल गया है। तो ये सारी चीजें इस चीज को बता रही हैं कि कभी 1998 में दिग्विजय सिंह ने चुनाव जीता था, ये प्याज के दाम बढ़ गए थे और एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। हाथ ठेलों पर जो प्याज ले लेके कांग्रेस ने बेचा था, बीजेपी को पीछे धकेल दिया था। आज पानी का मुद्दा जो है आपके गले पड़ रहा है। अब इलेक्शन कमीशन को कल 11 बजे तक आप पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि जो उन्होंने आरोप लगाया है, यानी इतना हद तक नीचे गिर जाना कि कोई जहरीला पानी में जहर कितना घुल सकता है और कितना
39.5 करोड़ जो गैलन पानी है, उसमें कौन सा जहर घोला गया, क्या झोला गया, कौन सा हुआ, कब जांच की, क्या नहीं किया। अब ये जांच एक आपको दिल्ली की सरकार को भी कराना पड़ेगी, उनकी जल बोर्ड के अधिकारियों को भी कराना पड़ेगी, और हरियाणा सरकार ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि वो भी इसकी जांच करा रहे हैं कि जो पानी भेज रहे हैं उसमें कितना MPM जो है अमोनिया है, कितना और कौन से जहरीले तत्व हैं, क्या है। तो दोनों रिपोर्ट जब इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे तो केजरीवाल का झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। केजरीवाल रहेंगे या फर्जीवाल हो जाएंगे, ये बहुत चंद घंटों में साबित होने वाला है। और इस चीजों को राजनीति में ऐसी चीज जो कि आप स्वाभाविक सी बात है, गंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, एक फिल्म बनी थी कब की, और सबको पता है कि जब वो मूल जल स्रोत से निकलती है तो इतनी पाक पावन रहती है। जब हम हिमालय के पहाड़ों में जाते हैं, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, वहाँ जगह जगह पहाड़ों से रिसते हुए झरनों से पानी जो है वो बहुत ही मिनरल युक्त और पाक साफ, इतना पाक साफ होता है कि वो जो मिनरल वाटर आज जो बाजार बन गया है पानी का, उससे कहीं ज्यादा साफ सुथरा होता है। लेकिन जैसे ही वो गंगा जो है ऋषिकेश से आगे बढ़ती है, हरिद्वार तक आती है, वहां से वो मेला होना शुरू हो जाती है। कानपुर में और बहुत मटमैली हो जाती है। और आज जहाँ इलाहाबाद में महाकुंभ में करोड़ों लोग डुबकियां लगा रहे हैं, वहां और गंदी हो जाती है। तो लेकिन पानी का एक स्वभाव है कि जब वो चलता है उसको निर्मल इसलिए बोला जाता है कि वो जैसे ही चलता है, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी जो है वो ज्यादा मैला होता है, और जो चलता हुआ पानी है वो निर्मल होता जाता है, अपने आप को मल से मुक्त करता जाता है। अब मित्रों, ये सारी चीजें जो है इस सवाल में घिरी हुई है कि केजरीवाल ने जो दिल्ली में ये यमुना जो गटरों से गटर बन चुकी है, उसको उन्होंने कितना पानी से निर्मल किया, कितना डुबकी लगाने लायक तक बना, या दिल्ली पहुंचने के पहले जो पानी जो सप्लाई होता है दिल्ली की उत्तरी दिल्ली में, उसको आपने कितना वो किया। ये सब अब आपके सामने है, और ये तो फैसला अब दिल्ली की जनता ही करेगी, क्योंकि आप पानी शुद्ध कितना दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन 129 करोड़ बैरल पानी गैलन 129 करोड़ गैलन पानी की जो जरूरत है, उसके मुकाबले आप केवल 96 करोड़ गैलन की क्षमता स्थापित कर पाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डुबकी नहीं लगा पाने वाली यमुना, जिसमें आज देखते हैं तो फैन तैरता है पानी का, कचरे का, गंदगी का, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर ढोककर और बड़े बड़े दावे करने से उनकी पोल खुलने वाली है। अब आप तो दिल्ली की जनता निर्भर करेगी। मित्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये आप इसको अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।